तो मूवी की शुरुआत में हम एक अंतरिक्ष यात्री को देखते हैं जिसका नाम कूपर होता है और वो अंतरिक्ष यान में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसका कंट्रोल अंतरिक्ष यान से छूट जाता है जिसके कारण उसका अंतरिक्ष यान नीचे गिरने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और जब वो अपने सामने देखता है तो उसकी बेटी उसके सामने खड़ी होती है जिसका नाम मर्फ होता है। आगे कूपर को अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसका बेटा टॉम और उसके फादर इन लॉ जिसका नाम डोनाल्ड होता है सभी मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी डोनाल्ड कूपर से स्कूल में जाने के लिए कहता है क्योंकि आज पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, इसलिए कूपर मीटिंग में जाने लगता है। तभी उसे खेतों से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है तो डोनाल्ड उसे बताता है कि नेल्सन की खेती में भिंडी की आखिरी फसल हुई है, इसलिए वो फसल को जला रहा है, जिस पर कूपर नेल्सन पर अपना दुख व्यक्त करता है और अगली बार उसे अपनी तरह मक्का लगाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें कूपर के बारे में पता चलता है कि वो एक किसान है। आगे कूपर अपने बच्चों के साथ गाड़ी से स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है जिससे वो टायर बदलने के लिए रुक जाता है। तभी कूपर को एक ड्रोन दिखाई देता है। ड्रोन को देखकर कूपर अपने बच्चों के साथ मिलकर गाड़ी से ड्रोन का पीछे करने लगता है। पीछा करते करते कूपर उस ड्रोन को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद कूपर उस ड्रोन को अपने साथ लेकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाने के बाद कूपर की मुलाकात मर्फ और टॉम की प्रिंसिपल से होती है, जहां मर्फ की प्रिंसिपल कूपर से मर्फ के बारे में बताती है कि वो दिन भर क्लासरूम में एस्ट्रोनॉट की किताबों के बारे में पढ़ती रहती है और वो मोर्स कोड अपनी किताबों में लिखती रहती है जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। आपको उसे यह सब करने से रोकना होगा। जिस पर कूपर अपनी बेटी की काबिलियत की तारीफ करता है और वो अपनी बेटी को उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसको आगे पढ़ाएगा, इसलिए वो अपनी बेटी का नाम स्कूल से हटवा देता है। तभी टॉम का प्रिंसिपल कूपर से टॉम के बारे में बातचीत करता है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है पर हमें साइंटिस्ट की नहीं फार्मर की जरूरत है। तुम जानते हो कि दुनिया भर में खाने की कमी है, इसलिए हमें एक उन्नत किसान चाहिए जो हमारे देश से खाने की कमी को दूर कर सके, पर उसके मार्क्स फार्मिंग में कम है और साइंस में ज्यादा है। तो कूपर प्रिंसिपल को विश्वास दिलाता है कि मैं टॉम को हर एक फील्ड में उसे सफलता दिलाऊंगा। स्कूल से निकलने के बाद कूपर अपने बच्चों के साथ बेसबॉल मैच देखने जाता है। तभी मैच के दौरान एक धूल का तूफान आता है जिससे सारे लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद कूपर सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है, पर जब वो मर्फ के कमरे में दरवाजा बंद कर रहा होता है तभी उसे कमरे में धूल से कुछ आकृति बनी हुई दिखाई देती है, जिस पर मर्फ कूपर से कहती है कि यह मोर्स कोड है, मैं इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पर कूपर को मर्फ की पहुंच से बात दूर दिखाई देता है, इसलिए कूपर खुद इस आकृति को स्टडी करने लगता है। स्टडी करते समय कूपर को पता चलता है कि ये बाइनरी कोड है जो हमें कुछ बताना चाहता है। बाइनरी कोड की स्टडी करने के बाद कूपर को एक जगह के बारे में पता चलता है। जगह का पता चलते ही कूपर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते समय कूपर को अपनी गाड़ी में मर्फ मिलती है जो छुपकर उसके गाड़ी में चढ़ गई थी, तो कूपर उसे भी साथ लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। जगह पर पहुंचने के बाद उसे एक वीरान बिल्डिंग दिखाई देती है, तो कूपर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक रोबोट गन पॉइंट पर कर लेता है और उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के बाद रोबोट कूपर से पूछताछ करने लगता है, जिसमें रोबोट अपना नाम टार्स बताता है और वो पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। जिस पर कूपर कहता है कि एक अनजान ऊर्जा ने हमें बाइनरी कोड की मदद से इस जगह के बारे में बताया था और मेरी बेटी मर्फ कहाँ है, वो भी मेरे साथ गाड़ी में थी। तभी वहाँ डॉक्टर ब्रैंड आती है और वो कूपर को उसके बेटी के बारे में बताती है कि वो हमारे पास है। तो कूपर अपनी बेटी से मिलने के लिए जिद करने लगता है, तो डॉक्टर ब्रैंड उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ उसे बहुत सारे लोगों के बीच उसकी बेटी दिखाई देती है। जब वह अपनी बेटी के पास जाता है तो वहाँ एक ऑफिसर जिसका नाम डॉयले होता है वो कूपर से उसे यहाँ आने की वजह पूछने लगता है, जिस पर कूपर उसे बताता है कि हम इस जगह पर ग्रेविटी के गड़बड़ी के चक्कर में आ गए हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर ब्रैंड आते हैं जो डॉक्टर ब्रैंड के पिता होते हैं। वे कूपर को अपने बारे में बताते हैं कि हम नासा हैं और तुम हमें बताओ कि किस तरह की ग्रेविटी ने तुम्हें इस जगह का पता दिया है। ये जगह तो दुनिया से छिपा कर रखी गई थी। जिस पर कूपर सिंपल शब्दों में कहता है कि हमें एक ऊर्जा ने बाइनरी कोड की मदद से यहाँ जाने के लिए कहा, अगर आप हमें छोड़ दें तो हम यहाँ से चले जाएंगे और किसी को इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जिस पर प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को अपने साथ लेकर उसे बताने लगते हैं कि जब दुनिया में खाने की कमी हुई तो लोगों को लगा कि हमें साइंस में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि हम फार्मिंग में जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा लगाएं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि पृथ्वी अब मानवों के लिए रहने के लायक नहीं है। जो तुम अभी देखते हो कि किस तरह धूल में रहने वाले जीव हमारे फसलों को तबाह कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और सारे फसल को तबाह कर देंगे। अभी जो तुम धूल के तूफान को देखते हो ये तो बस एक शुरुआत है, इससे भी भयानक होना भी बाकी है।
इसलिए हम वैज्ञानिक मिलकर दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें एक पायलट की जरूरत है। इसी के कारण हम अभी तक दूसरे ग्रह पर नहीं जा पाए हैं। क्या तुम हमारे पायलट बनोगे? तो यह सुनने के बाद कूपर पायलट बनने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो एक सवाल भी पूछता है, इसमें कोई जान का तो खतरा नहीं है ना? और इस दौरान हमारी उम्र कितनी हो जाएगी? जिस पर प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं कि हम पहले मंगल ग्रह पर जाएंगे, जिस पर हमें 10 महीने बीत जाएंगे। उसके आगे हम शनि ग्रह पर जाएंगे, लगभग हमें इसमें कुछ साल बीत जाएंगे। बिल्डिंग से निकलने के बाद कूपर मार्व के साथ घर चला जाता है और सबको अपने स्पेस में जाने की बात बताता है, जिस पर कूपर के फादर इन लॉ और टॉम इस पर राजी हो जाते हैं। पर मार्व राजी नहीं होती है, बल्कि वो कूपर से और ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो कूपर मार्व को मनाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ वो उसे एक घड़ी देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मार्व के कमरे में रखी बुक नीचे गिर जाती है, तो कूपर उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। घर से जाने के बाद कूपर स्पेसशिप में चला जाता है और अपने टीम मेंबर के साथ स्पेसशिप को लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में चला जाता है। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद हम कूपर के टीम मेंबर से मिलते हैं, जिसमें डॉक्टर ब्रैंड होती है जो कि एक बायोलॉजिस्ट होती है, दूसरा डॉयले होता है और वो भी एक बायोलॉजिस्ट होता है, और तीसरा रोमिली जो कि एक स्पेस रिसर्चर होता है। ये सबको स्पेस की जानकारी देता है और उनके स्पेसशिप को केस नाम का एक रोबोट कंट्रोल कर रहा होता है। साथ में टार्स नाम का एक रोबोट होता है जिसने कूपर से इन्वेस्टिगेशन किया था। ये लोग 4 टीम मेंबर होते हैं, साथ में 2 रोबोट इनकी सहायता के लिए होता है। पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जाने के बाद सब आराम कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उन्हें प्रोफेसर ब्रैंड का वीडियो कॉल मैसेज आता है, जिसमें वो सभी को खुद पर विश्वास रखकर इस मिशन को पूरा करने के लिए कहते हैं। और अगर किसी को अपने परिवार के लिए मैसेज भेजना है तो तुम मुझे मैसेज भेज देना, मैं तुम्हारा मैसेज तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूंगा। जिस पर कूपर प्रोफेसर ब्रैंड से अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो उनके लिए एक मैसेज भी भेजता है। बात करने के बाद वो सभी स्पेस की गहराई के अंदर जाने लगते हैं। स्पेस के गहराई में जाने के बाद सब क्राइस्ट शिप में जाने लगते हैं। तभी कूपर और डॉक्टर ब्रैंड शनि ग्रह पर पहुंचने के बाद आगे किस ग्रह पर जाना है उस ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, जिसमें वो 3 ग्रह को चुनते हैं, जिसमें पहले वो मिलर के प्लेनेट पर जाएंगे और उसके बाद दूसरे ग्रह डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाएंगे और अंत में वो तीनों तीसरे ग्रह एडमंड्स के प्लेनेट पर जाएंगे। जहाँ यह सब सुनने के बाद बातों ही बातों में कूपर को पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैंड और एडमंड एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए वो डॉक्टर ब्रैंड के क्राइस्ट शिप में जाने के बाद टार्स से डॉक्टर ब्रैंड और एडमंड्स के बारे में पूछता है, जिस पर टार्स कूपर को कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद कूपर अपने लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद कूपर मैसेज को पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे प्रोफेसर ब्रैंड उस मैसेज को कूपर के बच्चे के पास पहुंचा देता है। मैसेज देखने के बाद वो भी एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और कूपर के पास भेज देते हैं, जिसमें वो सभी बताते हैं कि हम यहाँ धरती पर ठीक हैं, तुम हमारी चिंता मत करना। पर मार्फ अब भी तुमसे नाराज है, पर वो जल्द मान जाएगी, तुम अपना ध्यान रखना। मैसेज को देखने के बाद कूपर थोड़ा सा भावुक हो जाता है। मैसेज को देखने के बाद वो अपनी सीट पर वापस चला जाता है, जहाँ डॉयले होता है, और वो कूपर को शनि ग्रह के बारे में बताने लगता है कि हम अभी शनि ग्रह के ऑर्बिट में हैं, जिसके पास में ही ब्लैक होल है, जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया है, जिसके पास जाते ही हमें उसके आसपास के प्लैनेट की तस्वीरें देखने को मिलेगी। तभी कूपर को डॉक्टर ब्रैंड की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कूपर से कहती है कि हम वार्म होल के करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए कूपर स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए चला जाता है। कूपर जब स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा होता है तभी वहाँ रोमिली आता है और वो वार्म होल को देखकर कूपर को वार्म होल के बारे में समझाने लगता है कि यह 3D डायमेंशनल ब्लैक होल है, जो हमें स्पेस की एक ओर से दूसरी ओर में कुछ दिनों में ही पहुंचा देता है। ये एक वरदान से कम नहीं है और इसी के मदद से हम अपनी मिशन को पूरा करेंगे। प्लान डिस्कस करने के बाद सब वार्म होल में जाने लगते हैं। वार्म होल में जाने के बाद कूपर का कंट्रोल स्पेसशिप से छूट जाता है, पर इससे कोई समस्या नहीं होती है। वार्म होल से गुजरते समय डॉक्टर ब्रैंड को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है, जिससे वो अपने हाथों से महसूस करने लगती है और इसके बारे में सबको बताती है कि यह पैरेलल यूनिवर्स से किसी का टच था। वार्म होल में जाने के बाद सब लोग मिलर के प्लैनेट पर जाने लगते हैं, पर इसमें एक समस्या होती है कि मिलर का प्लैनेट वार्म होल के एकदम ऊपर होता है और वहाँ बिताया गया हर 1 घंटा 7 साल के बराबर होगा। तो कूपर एक प्लान बनाता है कि हम मिलर के ऑर्बिट के ऊपर से मिलर के प्लैनेट पर जाएंगे, जिससे हमें कोई खतरा नहीं होगा और टाइम को बचाने के लिए हम 3 लोग ही जाएंगे, साथ में केस भी हमारे साथ चलेगा। कम लोग होने की वजह से हमारा टाइम बचेगा और स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए रोमिली और टार्स यहीं पर रहेंगे। सब लोग मिलर के प्लैनेट पर जाने लगते हैं, जहाँ वे मिलर के प्लैनेट को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ब्लैक होल के ठीक ऊपर होता है। मिलर के प्लैनेट पर उतरने के बाद वो जल्दी से जल्दी मिलर को खोजने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनका हर 1 मिनट 1 साल के बराबर होगा। जब वो मिलर को खोजने के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर सिर्फ पानी ही पानी होता है। मिलर को खोजते खोजते डॉक्टर ब्रैंड उन सबसे आगे निकल जाती है। तभी कूपर वहाँ पर लहरों को देखता है, जिससे वो सबको स्पेसशिप में वापस आने के लिए कहता है, पर डॉक्टर ब्रैंड उन सबसे आगे चली गई।
इसलिए डॉली केस को डॉक्टर ब्रांड को स्पेसशिप में वापस लाने के लिए भेज देता, लाने के लिए चला जाता है, जहाँ वो सही समय पर डॉक्टर ब्रांड को स्पेसशिप में पहुँचा देता है और खुद भी स्पेसशिप में चढ़ जाता है। और डॉली स्पेसशिप में चढ़ने से पहले ही लहरों के साथ बहा जाता है और समुद्र के गहराइयों के अंदर चला जाता है। इधर सही समय पर कूपर गेट को बंद कर देता है, पर तब तक बहुत ज्यादा पानी स्पेसशिप के अंदर चला गया था, जिससे इंजन ठीक तरह से काम नहीं करता, जिससे लहरें स्पेसशिप को कहीं दूर लेकर चले जाती है। लहरों के शांत होने के बाद कूपर स्पेसशिप को चलाने की कोशिश करने लगता है, पर पानी जाने के कारण वो खराब हो गया था। इसलिए केस कूपर को स्पेसशिप से पानी निकलने के बाद स्पेसशिप को चालू करने के लिए कहता है। तो कूपर पूछता है कि पानी निकलने में कितना समय लगेगा। तो केस कूपर को बताता है कि इसमें कई घंटे लग जाएंगे, जिसे यह सुनने के बाद कूपर डॉक्टर ब्रांड पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ से निकलने के बाद कई सदियां बीत जाएंगी और उन सब ने अभी डॉली को खो दिया, सिर्फ डॉक्टर ब्रांड को स्पेसशिप में सही समय पर नहीं पहुँचने के कारण। तभी कूपर दूसरी लहर को देखता है और सबके साथ मिलकर स्पेसशिप को उड़ाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। मदरशिप में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात रोमिली से होती है, जहां वो रोमिली से समय के बारे में पूछते हैं कि हमें गए हुए कितना समय हो गया। तो रोमिली कहता है कि 23 साल 8 महीने, और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम लोग वापस आओगे। मैं जितना हो सके उतना ब्लैक होल के बारे में स्टडी किया, पर मैं प्रोफेसर ब्रांड को कुछ भी नहीं भेज सकता, पर हाँ हम उनके मैसेज को देख सकते हैं और आपके डैड प्रोफेसर ब्रांड अभी तक जिंदा है। बात करने के बाद कूपर अपने मैसेज को देखने लगता है, जिसमें उसका बेटा टॉम कूपर से अपनी दिनचर्या के बारे में बताता है और उसने लुइस नाम की लड़की से शादी कर ली है, जिससे उसका एक बेटा भी है, जिसका टॉम ने कूपर ही नाम रखा है। साथ में वो अपने नाना जी के बारे में बताता है कि वो अब नहीं रहे और लुइस ने आपको भूलने के लिए कहा, क्योंकि आपने 23 सालों से कुछ भी मैसेज नहीं किया, जिससे लुइस को लगता है कि आप अब नहीं रहे, इसलिए मैं अब आपको भूल रहा हूँ। जिससे यह सुनने के बाद कूपर भावुक हो जाता है। तभी उसे मार्फ का पहली बार मैसेज आता है, जिसमें वो बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है और अब मैं 23 साल की हो गई हूँ, जितने उम्र में आप हमें छोड़कर गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपके लौटने का सही समय है। यह सुनकर कूपर और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इधर मार्फ अब प्रोफेसर ब्रांड के साथ मिलकर काम करती है, जहाँ वो दोनों मिलकर टाइम के थ्योरी पर काम करते हैं और पृथ्वी को फिर से पहले जैसा हरा भरा करना चाहते हैं और स्पेस में गए लोगों को वापस लाने की कोशिश करने लगते हैं। बात करने के बाद प्रोफेसर ब्रांड अपनी बेटी डॉक्टर ब्रांड को मैसेज भेजते हैं, जिसमें वो उनके मिशन में सफल होने के लिए उनका उत्साह बढ़ाते हैं, जिसे यह सब डॉक्टर ब्रांड देख रही होती है। मैसेज देखने के बाद सब आगे जाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, जहां वो सब डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मैन उनमें सबसे एक्सपीरियंस वैज्ञानिक है। इधर मार्फ अपने घर वापस जाती है, जहां वो सबके साथ मिलकर खाना खाती है। तभी खाना खाते समय कुक, जो टॉम का बेटा होता है, वो बहुत जोरों से खांसने लगता है, जिससे मार्फ समझ जाती है कि ये सब धूल में रहने के कारण हो रहा है। इसलिए वो लुइस से कहती है कि मेरा दोस्त एक डॉक्टर है जो इसके लंग्स को ठीक कर सकता है, पर इस बात पर लुइस कुछ भी नहीं कहती और इसे नजरअंदाज कर देती है। इधर कूपर अपने टीम के साथ डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जा रहा होता है। हालांकि डॉली अब नहीं रहा, पर उसकी जगह अब रोमिली है। डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जहां चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ होती है। डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने के बाद वो डॉक्टर मैन को ढूंढने लगते हैं, जहां पर उन्हें एक कैंप दिखाई देता है। इधर पृथ्वी पर मार्फ को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, क्योंकि प्रोफेसर ब्रांड की तबीयत खराब हो गई थी। जहां मार्फ को एक डॉक्टर मिलता है जिसका नाम गिटी होता है। वो मार्फ को बताता है कि प्रोफेसर ब्रांड इमरजेंसी में है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मार्फ सीधा प्रोफेसर ब्रांड के पास चली जाती है, जहां प्रोफेसर ब्रांड मार्फ को बताते हैं कि मैंने तुम सबसे झूठ बोला था कि कोई प्लेनेट है जिस पर हम जिंदा रह सकते हैं। वो तो सब मेरी थ्योरी थी और शायद मुझे लगता है कि अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। इतना बोलते ही प्रोफेसर ब्रांड अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे मार्फ यह सब सुनने के बाद शॉक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता ने उसे अकेले ही धरती पर छोड़ दिया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मार्फ एक मैसेज रिकॉर्ड करती है डॉक्टर ब्रांड के लिए, जिसमें वो डॉक्टर ब्रांड से कहती है कि आपके पिता अब नहीं रहे, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, पर आपको पता था ना कि ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। इधर कूपर अपनी टीम के साथ डॉक्टर मैन के कैंप में जाता है, जहाँ वो डॉक्टर मैन को क्रायो स्लिप से जगाता है और उनसे इस ग्रह के बारे में जानकारी लेता है, जिस पर डॉक्टर मैन कूपर को बताते हैं कि यह ग्रह हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जीवन मौजूद है। यह सब सुनने के बाद सबको राहत मिलती है कि उन्होंने एक ग्रह खोज लिया जिसमें जीवन मौजूद है। सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी डॉक्टर ब्रांड को मार्फ का मैसेज आता है, तो सब देखने लगते हैं, जिसमें मार्फ डॉक्टर ब्रांड के पिता के मौत के बारे में बताती है और साथ में प्रोफेसर ब्रांड के झूठ के बारे में बताती है कि कोई जीवन देने वाला कोई ग्रह नहीं है, तुम सब हमें यहाँ ऐसे ही छोड़कर चले गए। तो यह सुनने के बाद डॉक्टर ब्रांड शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी अपने पिता के झूठ के बारे में पता नहीं था। डॉक्टर मैन भी इस पर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हमने एक ग्रह ढूंढ लिया। ये सच है कि धरती पर यह सिर्फ एक थ्योरी थी, पर हमें सच में एक प्लेनेट मिल गया जहाँ जीवन मौजूद है।
मार्फ की बात सुनने के बाद कूपर अकेले ही धरती पर वापस जाने लगता है। पर तभी रोमिली कूपर के पास आता है और कूपर से कहता है, तुम धरती पर जा रहे हो, पर उससे पहले क्या तुम इस प्लेनेट पर हमारी कुछ समय के लिए मदद करोगे? इसमें तुम्हारा कुछ भी समय नहीं जाएगा। तो कूपर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, जहां वो डॉक्टर मैन के साथ उनके लिए कैंप सेटअप करने के लिए चला जाता है और रोमिली टार्स के साथ मिलकर डॉक्टर मैन के रोबोट को ठीक करने लगता है, जिससे उन्हें इस ग्रह के बारे में और जानकारी मिल सके। इधर डॉक्टर मैन कूपर के साथ मिलकर प्लेनेट पर और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से डॉक्टर मैन कूपर को मारने लगते हैं और मारते मारते कूपर के ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल देते हैं, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो दर्द से हवा के लिए तड़पने लगता है। तभी डॉक्टर मैन वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते समय कूपर को बताता है कि यहाँ असल में कोई जीवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे आशा थी, पर धीरे धीरे खोज करने पर मुझे पता चला कि यहाँ कोई जीवन नहीं है और यहाँ मैं फंस गया। कुछ समय के बाद मेरा राशन भी खत्म हो गया, इसलिए मैं क्रायो स्लीप में चला गया और आशा करने लगा कि कोई मुझे धरती से बचाने के लिए आएगा। और फिर तुम यहाँ आ गए, इसलिए अब मैं तुम्हारे स्पेसशिप से धरती पर वापस चला जाऊंगा। यह सब सुनने के बाद कूपर किसी तरह डॉक्टर ब्रांड से कांटेक्ट करता है और उसे अपनी मदद के लिए वहाँ पर बुला लेता है। तो डॉक्टर ब्रांड जल्द से जल्द कूपर के पास जाने लगती है। वो कूपर के पास जाती है और कूपर को स्पेसशिप में लेकर चली जाती है। स्पेसशिप में जाने के बाद कूपर डॉक्टर मैन की असलियत सबको बता देता है, जिससे सब लोग रोमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और डॉक्टर मैन की असलियत के बारे में बताने लगते हैं। पर कांटेक्ट होने से पहले ही रोमिली के कैंप में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और धमाके की आवाज सब सुन लेते हैं, जिससे सब समझ जाते हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसलिए वो लोग टार्स को अपने स्पेसशिप में वापस बुला लेते हैं। इधर डॉक्टर मैन कूपर के स्पेसशिप को लेकर उस ग्रह से बाहर जाने लगते हैं, इसलिए कूपर डॉक्टर मैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, पर डॉक्टर मैन किसी की बात नहीं सुन रहे होते और स्पेसशिप को उस ग्रह से दूर लेकर चले जाते हैं। इधर पृथ्वी पर मार्फ डॉक्टर गिट्टी के साथ मिलकर अपने घर पर वापस जाने लगती है, ताकि कूप का वो अच्छे से इलाज कर सके। घर पर पहुंचने के बाद वो अपने रूम में वापस जाती है, जहां उसे अपने पिता की दी हुई घड़ी मिलती है और साथ में उसे कुछ पास्ट की बात याद आती है, जिससे उसको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगता है कि बचपन में जो उसकी बुक नीचे गिरती थी वो कोई जानबूझकर गिराता था, पर मार्फ उस बात को समझ नहीं पाती थी। पर अब मार्फ उन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते रूम के बाहर चली जाती है, जहाँ गिटी लुइस के लंग्स की जांच कर रहा होता है। जांच करने के बाद वो मार्फ को बताता है कि इनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और इसका कारण यहाँ की धूल है। इसलिए मार्फ सबको अपने सामान को पैक करने के लिए कहती है, ताकि वो इस जगह को छोड़कर जा सके। सब जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और सबको जाने से मना कर देता है, जिससे मार्फ टॉम को समझाने लगती है कि लुइस और कूप की हालत खराब हो रही है और इसकी वजह है ये धूल। अगर तुम सब यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। पर फिर भी टॉम मार्फ की बात को नहीं मानता और वहीं रुकने का फैसला करता और मार्फ को वहाँ से जाने के लिए कहता, जिससे मार्फ वहाँ से डॉक्टर गिटी के साथ चली जाती है। पर रास्ते में मार्फ को आइडिया आता, इसलिए वो वापस से टॉम के खेत में जाती है और टॉम के खेत को आग लगा देती है। आग को देखकर टॉम आग को बुझाने के लिए जाता है, जिसका फायदा उठाकर मार्फ घर के अंदर चली जाती है और सबको वहाँ से ले जाने लगती है। तभी उसे अपने कमरे की याद आती है, इसलिए वो अपने कमरे में जाती है और अपने पिता की घड़ी को देखती है। और इधर कूपर डॉक्टर मैन से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता और डॉक्टर मैन सबको नजरअंदाज करते हुए स्पेस स्टेशन में कनेक्ट होने की कोशिश करने लगता, पर गलत पासवर्ड बोलने की वजह से उसका स्पेसशिप स्पेस स्टेशन से कनेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए डॉक्टर मैन स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर स्पेसशिप को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता। तभी स्पेस स्टेशन में सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ करने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता, जिससे स्पेसशिप तबाह हो जाता और डॉक्टर मैन मारे जाते हैं। उनके मारते ही स्पेस स्टेशन अनकंट्रोल हो जाता है और ब्लैक होल की तरफ जाने लगता है। इसलिए कूपर अपने स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता और स्पेसशिप को कनेक्ट कर लेता। और दिक्कत की बात तो यह थी कि उनका स्पेस स्टेशन ब्लैक होल की तरफ खींचा जा रहा था, जिससे डॉक्टर ब्रांड को चिंता होने लगती है। पर कूपर डॉक्टर ब्रांड को समझाते हुए कहता है कि ये हमारे लिए सही है, क्योंकि हमारा फ्यूल कम है और हम धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम ब्लैक होल की मदद से एडमंड प्लैनेट पर जाएंगे, ताकि हम जीवन की खोज कर सके। लगा होगा इसमें हमारी उम्र तो खत्म हो जाएगी, पर अगर हम एडमंड प्लैनेट पर जीवन की खोज कर सके तो हम पृथ्वी के लोगों को बचा लेंगे, और यह केवल ब्लैक होल की मदद से ही हो सकता है। इसलिए जब हम ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो हम अपने इंजन को बंद कर लेंगे, जिससे हम ब्लैक होल की गति से काफी आगे चले जाएंगे और उसके बाद हम अपना सारा फ्यूल स्पीड बूस्टर की तरह यूज कर लेंगे। पर इसमें एक दिक्कत है, हमें वजन कम करना होगा, इसलिए हम टार्स को नीचे छोड़ देंगे
तो यह सुनने के बाद डॉक्टर ब्रैंड भावुक हो जाती है और टार्स को छोड़ने के लिए मान जाती है। सारा प्लानिंग करने के बाद सब ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। ब्लैक होल की तरफ जाते समय टार्स को नीचे छोड़ दिया जाता है जैसा कि तय हुआ था। उसके कुछ ही देर बाद कूपर भी अपने आप को स्पेसशिप के साथ नीचे कूद जाता है और नीचे जाते ही कूपर डॉक्टर ब्रैंड को बताता है कि केवल हम में से किसी एक का ही राशन बचा हुआ था और वो तुम थी। इसलिए अब तुम्हें आगे का मिशन अकेले ही तय करना है और हमारा सपना पूरा करना है। इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर नीचे जा रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद डॉक्टर ब्रैंड और भी ज्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि अब वो केवल अकेली बची थी और उसके सारे साथी इस मिशन में मारे गए हैं। इधर नीचे गिरते गिरते कूपर एक प्लेनेट पर चला जाता है जहाँ पर केवल किताबें ही किताबें होती है। तभी कूपर किताबों के बीच से देखता है तो उसे उसकी बेटी मार्फ नजर आती है और वो भी 10 साल की केवल। इसलिए वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करने लगता है और उसके पास जाने लगता है पर उसे कोई चीज रोक रही थी, इसलिए वो सारी किताबों को पार नहीं जा पाता। तभी उसे टार्स की आवाज सुनाई देती है जो कूपर से बात करने लगता है, जिसमें टार्स कूपर से कहता है कि हम 3 डायमेंशन में हैं, यहाँ कोई हमें महसूस नहीं कर सकता। जिस पर कूपर कहता है कि तुम सारा का सारा डेटा मॉर्स कोड में ट्रांसलेट कर दो ताकि मैं उसे मार्फ के पास भेज सकूं। तो टार्स कूपर को मॉर्स कोड में सारा का सारा डेटा ट्रांसफर कर देता है, जिससे कूपर मॉर्स कोड को किताबों के जरिए मार्फ को बताने की कोशिश करने लगता है पर मार्फ उस कोड को समझ नहीं पाती है। इसलिए कूपर टार्स से इस बार सारा का सारा डेटा बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। तो टार्स सारा का सारा डेटा बाइनरी कोड में ट्रांसलेट कर देता है, जिससे कूपर सारा डेटा बाइनरी कोड में घड़ी की मदद से मार्फ को दे देता है और मार्फ भी घड़ी को देखकर उसके सेकंड हैंड को हिलता हुआ देखकर वो बाइनरी कोड को समझ जाती है और अपनी बचपन की किताब निकालती है जिसमें उसके डैड ने बाइनरी कोड को सॉल्व किया था, जिससे वो समझ आती है कि ये कोड उसके बचपन में उसके डैड ने ही उसके पास भेजी थी, जिसे खुद उन्होंने ही सॉल्व किया था और वो अभी तक ये मैसेज भेज रहे हैं। इसलिए वो घड़ी को लेकर घर से बाहर टॉम और गिट्टी के पास जाती है, जहाँ मार्फ टॉम को बताती है कि डैड हमारे साथ शुरू से ही थे और अब वो हमारे बीच है और वो हमें लगातार मैसेज भेज रहे हैं उस घड़ी की मदद से, और अब मैं इस घड़ी की मदद से उनके मैसेज को समझूंगी और पृथ्वी को फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करूंगी। इधर स्पेस में कूपर भी समझ आता है कि उसका मैसेज मार्फ के पास पहुंच चुका है। तभी वो खत्म होने लगता है और कूपर ब्लैक होल के अंदर समाने लगता है। इसी बीच कूपर अपने अतीत में वापस जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर ब्रैंड से हाथ मिलाता है और ब्लैक होल के अंदर समा जाता है। इधर पृथ्वी पर मार्फ बाइनरी कोड को समझने लगती है और कई दिनों की मेहनत के बाद वो बाइनरी कोड को समझ जाती है। इधर कई सालों के बाद कूपर को दिखाया जाता है जो बच गया था और अब वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ वो होश में आता है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम हमें शनि ग्रह के पास मिले थे और अब तुम्हारी उम्र 126 साल की है। तो कूपर डॉक्टर से पूछता है कि यह कौन सा ग्रह है और क्या मेरी बेटी मार्फ जिंदा है। तो डॉक्टर कूपर से कहता है कि ये कूपर प्लेनेट है और यहाँ पर सारे प्लेनेट को जीवन देने वाली आपकी बेटी मार्फ है और उनके कहने पर ही इस प्लेनेट का नाम कूपर रखा गया है और आपकी बेटी मार्फ अभी तक जिंदा है और वो दूसरे स्टेशन में है जो कि कल यहाँ पर आ जाएगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कूपर एक आदमी के साथ अपने घर वापस जाता है, जहाँ कूपर अपने घर टार्स को देखता है जो अब बिगड़ा हुआ था। रात में कूपर टार्स को रिपेयर कर देता है और उसके बाद अपने बालकनी में बैठकर नए ग्रह को महसूस करने लगता है। सुबह में कूपर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ एक नर्स कूपर को बताती है कि मार्फ पिछले 200 साल से क्रायो स्लिप में थी और वो आपका इंतजार कर रही थी। कल जब आपके होश में आने की खबर सुनी तो वो सीधा आज यहाँ पर आ गई और मार्फ से मिलने के लिए आज उनका पूरा परिवार आया। तो कूपर नर्स की बात सुनने के बाद हॉस्पिटल के रूम में जाता है, जहाँ वो मार्फ के पूरे परिवार से मिलता है। उसके बाद वो मार्फ को देखता है जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिस पर कूपर अपनी बेटी को देखकर बहुत भावुक हो जाता है और मार्फ से पूछने लगता है कि तुम्हें पता था कि मैं वापस आऊंगा और वो तुम्हारा भूत मैं ही था जो तुम्हारी किताबों को गिराया करता था। तो मार्फ कूपर को देखकर भावुक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता था कि आप वापस आएंगे, इसलिए मैं अभी तक गहरी नींद में थी और मुझे पता चल गया था कि आप ही मेरी किताबों को गिराया करते थे। मुझे पता है कि किसी पेरेंट को अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो कूपर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ, जिस पर मार्फ कहती है कि आप डॉक्टर ब्रैंड के पास चले जाइए जो एडमंड प्लैनेट पर है और वो वहाँ पर जीवन की खोज कर रही है, आप वहाँ चले जाइए। तो कूपर हॉस्पिटल से चला जाता है और बाद में वो छिपकर टार्स के साथ मिलकर जेट को लेकर एडमंड प्लैनेट की ओर चल पड़ता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।